हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 33 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मोस्ट इमीडिएट प्रायोरिटी while assessing the impact of a disaster on community? किसी समुदाय पर आपदा का प्रभाव आकलन करते समय सबसे पहले कौन सी प्राथमिकता होनी चाहिए? Environmental pollution, assessment of economic loss, threat to human life and safety, loss of infrastructure। तो जब भी आपदा आती है, जैसे कि बाढ़ है, भूकंप है, तूफान है, तो इनसे कम्युनिटी को काफी ज्यादा नुकसान भी देखा जाता है, काफी ज्यादा क्षति होती है। तो सबसे पहले इसका आकलन किया जाता है कि मनुष्य की जान को कितना खतरा है और कितनी जानें बचाई जा सकती हैं। सबसे पहले फोकस इस बात पर रहता है, ना कि इस बात पर कि मकान कितने खराब हुए, ना कि इस बात पर कि जो वहां पर प्लांट्स लगे थे, कार के प्लांट्स थे या किसी अच्छे चीज के प्लांट्स थे, सीमेंट के प्लांट थे, वो खराब हुए, इस पर ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले जो फोकस होना चाहिए आपदा के समय यह होता है कि मानव जीवन की सुरक्षा हो सके। इसलिए यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव जीवन और सुरक्षा के लिए खतरा, थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ एंड सेफ्टी। मानव जीवन और सुरक्षा के लिए खतरा। जब कोई आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान किसी कम्युनिटी को प्रभावित करती है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि मनुष्यों की जान को कितना खतरा है और कितनी जानें बचाई जा सकती हैं। लाइफ सेविंग और फर्स्ट एड ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। उसके बाद अन्य पहलुओं जैसे पर्यावरण, अवसंरचना और आर्थिक नुकसान का आकलन किया जाता है। इसलिए जो सबसे इमीडिएट प्राथमिकता होती है यह होती है मानव जीवन और सुरक्षा। जब भी आपदा आती है उसके समय, यहाँ पर आप चित्र भी देख रहे हैं, बाढ़ के समय किस प्रकार से एनडीआरएफ जवानों के द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, which type of connective tissue forms the supporting framework of the liver, spleen and lymph nodes? लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स का सहायक ढांचा किस प्रकार का संयोजी ऊतक बनाता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का, यहां पर देख सकते हैं। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में पतले पतले रेसे रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं जो एक जाल की तरह संरचना बनाते हैं। यह ऊतक लिम्फ नोड्स, लीवर और स्प्लीन जैसे अंगों के लिए एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क तैयार करता है। यह उन अंगों में कोशिकाओं को सहारा देने और उनके स्थान पर रखने में मदद करता है। इसलिए इन अंगों में रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू ही सहायक ढांचा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, What is the current name of the Association of Nursing Superintendent? नर्सिंग अधीक्षक संघ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, इंडियन सोसाइटी ऑफ नर्सेस, बी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ नर्सेस, सी, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI, डी ऑप्शन है एशियन कैथोलिक नर्सेस एसोसिएशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसको जाना जाता है भारत में नर्सिंग अधीक्षक संघ के रूप में या एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के रूप में। तो यहाँ पर जब बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जिसका ANS की बात करेंगे, तो इसकी जो स्थापना हुई थी भारत में नर्सिंग नेतृत्व को संगठित करने के लिए की गई थी। बाद में इसी का नाम हो गया है ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI का ये हिस्सा बन गया है। तो आज के दौर में देखा जाए तो जो TNAI है भारत में नर्सों का एक प्रमुख नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि नर्सिंग शिक्षा है, सेवा है और रिसर्च है, इनको बढ़ावा देने का काम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पीएच रेंज दैट सपोर्ट्स ऑप्टिमल ग्रोथ फॉर मोस्ट बैक्टीरिया? वह पीएच रेंज कौन सी है जो अधिकांश बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए अनुकूल होती है? 4.2 टू 5.2, 7.2 टू 7.6, 3.2 टू 6.2 एंड 2.5 टू 3.5। तो जब बात होती है बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो ज्यादातर होते हैं ऐसे पीएच मीडियम में ग्रो करते हैं जो कि या तो न्यूट्रल हो या हल्की सी क्या हो, एल्कलाइन हो। एल्कलाइन का मतलब थोड़ी सी 7 से ज्यादा हो। तो इसमें बैक्टीरिया अच्छी तरह ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हम लोगों के सामने था, ऑप्शन बी 7.2 टू 7.6, 7.2 से 7.6, यह सबसे अच्छी पीएच मानी जाती है बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। Most bacteria grow best in a neutral to slightly alkaline environment with the optimal pH range being between 7.2 to 7.6. This is because most biological processes in bacteria work efficiently near neutral pH. Next, question number 5. What is the system of differentiation that involves a hierarchy of social positions called? विभेदीकरण की वह प्रणाली जिसमें सामाजिक स्थितियों का पदानुक्रम शामिल होता है क्या कहलाती है? सोशल मोबिलिटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल क्लास एंड सोशल कास्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है, यहां पर जो ऑप्शन बी दिया गया है, सामाजिक अधिक्रम का मतलब होता है कि समाज द्वारा जो व्यक्तियों का एक पदानुक्रम बनाया जाता है। पदानुक्रम का मतलब होता है जैसे ऊंच नीच का, ऊंच मतलब कौन सा व्यक्ति गरीब है, कौन सा व्यक्ति मध्यम में और कौन सा व्यक्ति उच्च श्रेणी में आया है। इस प्रकार से एक प्रकार का इसमें स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है। इसी को हम लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं, इसीलिए यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। Social stratification is a system by which a society ranks categorization of people in a hierarchy. It includes division based on class, power, prestige, wealth, education. समाज द्वारा व्यक्तियों को पदानुक्रम में विभाजित करना, इसमें धन, शिक्षा, प्रतिष्ठा, जाति या वर्ग के आधार पर लोगों को अलग अलग स्तर पर रखा जाता है। यह एक स्थायी सामाजिक संरचना होती है, ना कि अस्थायी स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन सेल इज, एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 48, 50 या 52। नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं मानव की कोशिका में 23 जोड़े होते हैं, जो कि टोटल 46 होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सामान्य कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र या कुल 46 होते हैं। इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स टोटलिंग 46. These include 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosomes, X and Y in males and XX in females. यहाँ पर देख सकते हैं एक कोशिका में यह केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं, इस प्रकार से हेलिकल स्ट्रक्चर में दिया गया है, और यहाँ पे ये इनसे जो बनते हैं ये बने हुए हैं डीएनए के द्वारा। और तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच एक्सटेंशन इज गिवन टू वर्ड डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट? वर्ड डॉक्यूमेंट को डिफॉल्ट रूप में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? तो आप लोगों ने कभी ना कभी कंप्यूटर पर काम किया होगा, और कंप्यूटर में भी एक वर्ड आपने देखा होगा, सुना होगा सब, MS वर्ड। तो यहाँ पर आप टाइपिंग का काम करते हैं, किसी लेटर को टाइप करना हो, ये काम यहाँ पर किए जाते हैं। तो इसका क्या एक संकेत होता है, क्या इसका एक एक्सटेंशन होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए .com, ऑप्शन बी .ext, ऑप्शन सी .doc एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन होगा यह होगा ऑप्शन सी .doc, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दादा भाई नेहरू जी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, इसलिए यहां पर ए ऑप्शन सही है। दादा भाई नौरोजी is known as the grand old man of India due to his prominent role in India's early freedom struggle and economic critique of British colonialism. Next question, question number 9. यह क्वेश्चन संभवतः मिसप्रिंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Paracetamol is not given to those patients who are already suffering from. पैरासीटामोल उन रोगियों को नहीं दी जाती है जो पहले से ही पीड़ित हैं। लिवर डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, लंग डिसऑर्डर एंड जीआईटी डिसऑर्डर। तो यहां पर ऐसे रोगी जो पहले से ही लिवर डिसऑर्डर, यकृत रोग से पीड़ित हैं, उनको पैरासीटामोल नहीं दी जाती है, क्योंकि यह यकृत पर क्या गए हेपेटोटॉक्सिक होती है यकृत के लिए यदि ज्यादा मात्रा में इसको लेंगे, इसलिए यहां पर ये ऑप्शन सही है। पैरासीटामोल इज मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर, हेंस इट इज कंट्राइंडिकेटेड इन लिवर डिसऑर्डर्स लाइक जॉन्डिस ड्यू टू रिस्क ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु इज नोन एज लेडी विद द लैम्प? लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह रात में घायल सैनिकों की मदद करती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह रात में घायल सैनिकों की देखभाल करती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल earned the nickname Lady with the Lamp for caring for wounded soldiers at night during the Crimean War. Next question, which is the most effective method of disposal of hospital waste? अस्पताल के कचरे के निपटान का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? A by recycling, B by composting, C by dumping and D incineration. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंसिनरेशन अस्पताल के कचरे को जलाने वाला सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अस्पताल के कचरे को जलाने से रोग फैलने वाले सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और यह सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। इंसिनरेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डिस्पोज ऑफ हैजार्डस मेडिकल वेस्ट as it destroys pathogens and reduces waste volumes.